नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको अपने खुद का कारोबार शुरू करने के तरीके बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पैशन की जो एक हॉबी से बिजनेस का रूप ले चुकी है। जी हां, आपने सही गेस किया, गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, प्लांट क्लिनिक, प्लांट मेंटेनेंस, ये सब काम एक ही कारपेट पर, और वो है ग्रीन कारपेट। मैना भाटिया का ये वेंचर गार्डनिंग के शौकीनों के लिए एक वरदान है। गार्डनिंग सालों से लोगों की हॉबी रही है। घर बड़ा या छोटा जैसा भी हो, साइज के अनुसार गार्डन का शौक पूरा किया जाता है। मैना भाटिया भी एक ऐसी प्लांट लवर है जिन्होंने गार्डनिंग के अपने पैशन को बिजनेस में ढाला है। 2002 में मैना ने ग्रीन कारपेट की शुरुआत की। इस वेंचर की शुरुआत गार्डनिंग सर्विसेज ऑफर करने से हुई और धीरे धीरे विदेशों की तरह गार्डन सेंटर का कॉन्सेप्ट फिर डेवलप हुआ। उस वक्त हमें वो अच्छे गुड ब्रांड्स और हाई एंड प्रोडक्ट्स गार्डन्स के लिए नहीं मिल रहे थे। खाली वो छोटे मोटे टेराकोटा प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक पॉट्स ऐसे मिलते थे। तो डेकोरेटिव आइटम्स और स्कल्पचर्स, एक्सेसरीज, वो सब नहीं मिलते थे गार्डन्स के लिए। तो ये सब मैं अंडर वन रूफ मैंने ये सब आई ब्रॉट देम इन एंड देन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। मैना खुद लैंडस्केपिंग की शौकीन रही हैं और कंपनी के काम की शुरुआत भी लैंडस्केप कंसल्टेंसी से ही हुई। फिर प्लांट क्लिनिक, प्लांट मेंटेनेंस जैसी सर्विसेज भी ग्राहकों को ऑफर करना शुरू हुई। तो आजकल मैं खाली एक प्लांट क्लिनिक सर्विस देती हूँ। इस प्लांट क्लिनिक में हम दो तरीके के सर्विसेज देते हैं। एक तो जब आपकी जो भी प्लांट कोई पौधे का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज इन्फेक्टेड है, तो आप उसको हमारे यहाँ प्लांट क्लिनिक में लेके आ सकते हैं। हम उसकी इलाज करके वो ठीक करके हम वापस आपको देते हैं। दूसरा सर्विस ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या इवन 1 डे, और आपको आपकी प्लांट्स को वाटरिंग वो सब मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप वो सब प्लांट्स हमारे पास छोड़ के आप जा सकते हैं। तो जब आप वापस आते हैं तो हम आपके प्लांट्स को रिटर्न करेंगे। तो ये 2 सर्विसेज हम प्लांट क्लिनिक के जरिए हम दे रहे हैं। मैना ने जर्मन कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली और गार्डन एक्सेसरीज का कारोबार डीलरशिप नेटवर्क के जरिए देश भर फैलाने की स्ट्रैटेजी अपनाई, जो काफी हद तक कामयाब रही है। कंपनी ने कई सारे एग्जीबिशंस में हिस्सा लिया, मार्केटिंग प्रोग्राम्स किए, डीलर नेटवर्क को और मजबूत किया और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ग्रीन कारपेट ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में मैना सफल हुई। तो हमारे पास नर्सरी ओनर्स, लैंडस्केप कंसल्टेंट्स और हमारी मुंबई की सबसे बड़ी डीलर, शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ। तो ये लोग हमारे प्रोडक्ट्स खरीद के वापस उनके कस्टमर्स को वो बेचते हैं। तो उनके नेटवर्क काफी मजबूत होते हैं आर्किटेक्ट्स और लैंडस्केप कंसल्टेंट्स के साथ, और कॉर्पोरेट्स के लिए प्रेजेंटेशंस भी वो जाके करते हैं। तो उनके नेटवर्क काफी बड़े होते हैं। जैसे कि हमारे मुंबई डीलर के जरिए हम रहेजा ग्रुप को हम हासिल किया। तो रहेजा ग्रुप हैज प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री। उनके होटल्स और मॉल्स की प्रोजेक्ट्स के लिए हमने ऑल ओवर द कंट्री हमने सप्लाई किया है। शुरुआती दौर में कंपनी का फोकस B2B था। कॉर्पोरेट्स के लिए गार्डन डिजाइनिंग, एक्सेसरीज और मेंटेनेंस का काम कंपनी करती थी और अपने डीलर नेटवर्क के जरिए कंपनी देश भर पहुंचने में कामयाब रही और अच्छे खासे क्लाइंट लिस्ट जोड़ने के बाद कंपनी ने धीरे धीरे B2C का रूप अपनाया, यानी सीधे ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट और सेवाएं देने पर अपना रुख मोड़ा। हम आगे जाके B2C के ऊपर फोकस करें, क्योंकि B2B में क्या है, हमारी डीलर नेटवर्क वैसे ही फैला हुआ है और हमारी अभी एक्सेप्टेंस लेवल बहुत इट्स क्वाइट हाई अमंग आर्किटेक्ट्स एंड लैंडस्केप कंसल्टेंट्स। तो उनको अभी जो हम प्रोडक्ट्स हम एस्टेब्लिश किया है, ब्रांड्स, वो उसकी जानकारी उनके पास है। तो जब भी उनके प्रोजेक्ट्स है तो वो आराम से हमारे साथ हमसे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन B2C इज अ मोर चैलेंजिंग एरिना, तो क्योंकि वो हर बार वो प्रोफाइलिंग चेंज होती रहती है और इंक्रीज होती रहती है। तो ओवर द नेक्स्ट 5 years हमारी फोकस B2C में ज्यादा होगा।
ग्रीन कार्पेट अपने गार्डन एक्सेसरीज के सभी प्रोडक्ट विदेश से इंपोर्ट करती है। कंपनी ने जहां कारोबार की शुरुआती दौर में एक जर्मन ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, अब यूरोप, वियतनाम, थाईलैंड जैसे मार्केट से भी प्रोडक्ट सोर्स किए जाते हैं। इसीलिए ग्रीन कार्पेट के यूनिक प्रोडक्ट्स की बड़ी वैरायटी ग्राहकों को मिलती है और प्राइसिंग 1000 रुपए से शुरू होती है। मैना ने अपने कारोबार की शुरुआत 9 लाख के निवेश से की। इस कारोबार के पहले 5 सालों में 25 से 30% की ग्रोथ मिली, लेकिन इंडस्ट्री में बढ़ते कंपटीशन के चलते अब ग्रोथ की रफ्तार सालाना 10 से 15% पर स्टेबल है। पिछले साल कंपनी ने 3 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया और अगले 5 सालों में देश के छोटे से बड़े शहरों में डीलर नेटवर्क के जरिए अपने ब्रांड की पहुंच बनाने का लक्ष्य रखती है। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे बात करेंगे देश के बड़े इम्पैक्ट फंड्स में से एक लोक कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल मेहता से। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। देश में एंटरप्रेन्योरशिप की लहर उठी है और कई संस्थाएं एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने का काम कर रही हैं। लोक कैपिटल एक जाना माना नाम है जो भारत में इम्पैक्ट फंडिंग करती है। इनोवेशन बेस्ड सोशल एंटरप्राइजेस को ये फंड करती है कंपनी। 2005 में शुरू हुई लोक कैपिटल आज $85 मिलियन के फंड्स मैनेज कर रही है और इन्होंने 20 से ज्यादा भारतीय सोशल वेंचर्स को सपोर्ट किया है। लोक के आने वाले प्लान्स और इन्वेस्टमेंट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ है विशाल मेहता। विशाल, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही है, किसी ने कहा है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लेबोरेटरी ऑफ इम्पैक्ट फंडिंग। 2005 में आप लोगों ने भारतीय सोशल बिजनेसेस में पैसे लगाने की शुरुआत की, उनको फंड करने का सोचा। वहां से लेकर अब तक का सफर आपके लिए कैसा रहा है? शुरू में जब ये इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग या सोशल वेंचर कैपिटल फंड, आई थिंक इसका पहला नाम ऐसे हुआ करता था, सोशल वेंचर कैपिटल फंड, जब ये कॉन्सेप्ट आया तो ना तो इम्पैक्ट साइड बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड थी, ना ही रिटर्न साइड बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड थी, राइट? क्योंकि किसी भी नए आइडिया को एक कॉन्सेप्ट से आता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके अंदर जब विकास होता है या कुछ एक्सपीरियंसेस आते हैं तो फिर उससे वो आइडिया और इवॉल्व होता है। आई थिंक मैं कहूंगा कि पिछले 10 सालों के अंदर या 12-13 सालों के अंदर इन दोनों ही साइड्स पे, इम्पैक्ट की साइड पे और दूसरा फाइनेंशियल रिटर्न की साइड पे, बहुत बढ़िया डेटा और एक्सपीरियंसेस अब बाहर आ चुके हैं, जिससे कि दोनों साइड में बहुत क्लैरिटी है, राइट? और जैसे कि आप मानेंगे कि सोशल BC या इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग के लिए दोनों ही साइड बहुत जरूरी है, राइट? तो आई थिंक एक तो वो मैच्योरिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी हम लोगों ने देखी है ओवरऑल सेक्टर के अंदर। लोग की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हम लोगों ने बिल्कुल, जैसे आपने ठीक कहा, हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस से ये शुरू करा। किसी भी नए आइडिया को हमें ये था कि एटलीस्ट एक सेक्टर ऐसा पकड़ें कि जिसके अंदर कुछ पाइपलाइन, कुछ कंपनीज और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी जुड़ी हों। माइक्रो फाइनेंस का एक्सपेरिमेंट इंडिया में एक्चुअली चलने को तो 25-30 साल से चल रहा है। हम देख रहे हैं जब सोशल वेंचर्स की बात करते हैं, लोग नॉर्मली उतरते हैं सोशल वर्क के तौर पर, लेकिन बिजनेस के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। तो कई कंपनियां हैं जो सोशल काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, वो सेक्शन 25 कंपनियां ही रह जाती है, सोशल बिजनेसेस नहीं बन पाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन पाते हैं। क्या लेकिन अब आपको लग रहा है वो चेंज आ रहा है? दोनों चीजें हैं। आई थिंक मैं तो ये भी नोटिस कर रहा हूं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनको उनके मिशन और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक्चुअली नॉन प्रॉफिट ही रहना चाहिए, वो भी कभी कभी, क्योंकि सोशल एंटरप्राइज और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक हो गया है, right. तो वो अपने आप को थोड़ा सा जैसे कहेंगे कि जबरदस्ती ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है। आई थिंक वो भी गलत है, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये होना चाहिए, जो आप एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और जो आपका बिजनेस मॉडल है वो एक फॉर प्रॉफिट बिजनेस मॉडल है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो मुझे लगता है एनजीओज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? उनको वो रोल पूरा निभाना चाहिए अच्छी तरह से, और वो उनको जबरदस्ती ऐसा जस्ट बिकॉज फंडिंग यहाँ पे ज्यादा आ रही है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ज्यादा चर्चा थोड़ी ज्यादा है, मीडिया अटेंशन थोड़ी ज्यादा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम बहुत बिजनेसेस ऐसे थे जो कि सस्टेनेबिलिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी के कारण
आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, तो उनको बहुत अच्छा मौका मिला है कि अब मैं एक इकोसिस्टम बना है, इन्वेस्टर्स आए हैं, मुझे अपनी टीम बनाने के लिए लोग मिले हैं, रेगुलेटरी सपोर्ट मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इसको अब एक सोशल एंटरप्राइज बनाऊं। विशाल, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब सेक्टोरली आपका कहां पर इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि कई कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, इम्पैक्ट लाइवलीहुड पर हो रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड है। आपके लिहाज से कहां पर ज्यादा पोटेंशियल है ऐसे बिजनेसेस को खड़ा करने का? आई थिंक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मोस्ट ऑफ द जो इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो सोशल वेंचर्स है, इन सब की शुरुआत माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ही रही थी मेनली, राइट। और उसको भी अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, जस्ट एज एन एग्जांपल, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ यही सेक्टर है, तो बहुत बढ़िया एक जर्नी रही है, जहां पे अगर आप देखें कि 2004-5 में कैपिटल काफी थी, ग्रोथ काफी थी, फिर हमने देखा कि 9-10 के अंदर कुछ पॉलिटिकल बैकक्लैशेस हुए, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ रोक लगाई, आरबीआई ने उसके ऊपर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लगाए, और अगर हम आज देखें 2014-15 में हम उस सिचुएशन पे हैं कि अगर एमएफआईज का जो रोल है वो इंडिस्प्यूटेबल है, राइट। बिकॉज अब के जो रेगुलेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर हमें माइक्रो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, अगर सरकार की जनधन योजना भी जरूरत है, तो साथ में माइक्रो फाइनेंस का रोल भी बहुत जरूरत है, राइट। तो अब उनको ऑप्शन दी जा रही है कि आप यूनिवर्सल बैंक बनिए, आप स्मॉल फाइनेंस बैंक बनिए, आप पेमेंट बैंक बनिए, आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनिए, राइट। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नी रही है एक सोशल सेक्टर की, और आई थिंक इसी के कारण, इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बाकी सोशल स्पेसिस को डेवलप होने के लिए क्या 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 लेसन है इसके अंदर, क्या लर्निंग्स है। मेरा अब अगला सवाल यही है कि किन सेक्टर्स में अब आपको और अपॉर्चुनिटी दिख रही है? एमएफआईज की हमने बात कर ली, वहां पर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं फॉर द बेटर, लेकिन दूसरे कौन से क्षेत्र हैं? हेल्थ के अंदर हमारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं। इन सम वेज ये आयरनी भी है, बिकॉज एक्सपीरियंसेस क्यों अच्छे रहे हैं कि जो पब्लिक सिस्टम है जो वहां पे ऑलरेडी स्टैब्लिश है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, सो देयरफॉर एक प्राइवेट के लिए एक स्पेस बनी है वहां पे, और एक्सपेरिमेंटेशन कुछ अच्छे रह जाए, और ये हम स्टैब्लिश कर पाए हैं कि जो पेइंग कैपेसिटी है लोगों की, या जो उनकी इच्छुकता है पैसा दे के एक सर्विस लेने की, उसमें कमी नहीं है, राइट। कमी सिर्फ उसमें है कि ऐसे मॉडल्स हैं जो उनकी अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ मैच कर सकते हैं। तो एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी, अगर ये तीन चीजों को मैं साथ साथ लेके चल पाता हूं, तो आई थिंक काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ग्रोथ दे सकते हैं। हेल्थ, एग्रीकल्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक डेफिनेटली स्कोप है और इनोवेशन करने का, और कुछ एरियाज में प्राइवेट एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश करने का। एजुकेशन में हमने देखा है कि अगर कि कोई कंपनी ऐसी है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को लर्निंग आउटकम एक मेजर करके और उसका एक इंटरवेंशन वहां पे बता सकती है, तो उसके अंदर फायदे हैं। तो ये 3-4 स्पेसेस हैं जिसमें हम एनर्जी की बात करें तो मुझे लगता है कि सोलर का भी अब थोड़ा बहुत समय आ चुका है। माइक्रो ग्रिड्स, पावर की प्रॉब्लम है, ये तो इंडिस्प्यूटेबल है, ये सबको पता है जी। बट उसको किस लेवल पे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, किस बिजनेस मॉडल से, आई थिंक वहां पे भी काफी अच्छे इनोवेशंस हुए हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। मैं अब लोग कैपिटल के फ्यूचर फंड्स के बारे में बात करना चाहूंगी। अब तक आप $85 मिलियन के फंड्स हैंडल कर रहे हैं, क्या जल्द ही हम एक और राउंड देखेंगे, एक और नया फंड आता हुआ देखेंगे लोग की ओर से, और फिर क्या आप इन्हीं सेक्टर्स में से कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे फंड करने के लिए? तो ये दो पॉइंट आपने बोले। एक तो पहले बात तो हमारा अगला तीसरा फंड हम अगले साल शुरू करने का सोच रहे हैं, उसकी बातें हमारी इन्वेस्टर्स के साथ चल रही हैं अभी। करीबन 80 से 100 मिलियन के बीच में हमारा तीसरा फंड होना चाहिए। पर हम धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो फंड 1 माइक्रो फाइनेंस था, फंड 2 में एसएमई फाइनेंस हुआ, माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस हुआ, हेल्थ एजुकेशन हुआ। तीसरे फंड में जो 2 नए एरियाज हैं जिसमें हम डेफिनेटली ऐड करना चाहेंगे वो है एग्रीकल्चर और एनर्जी। तो धीरे धीरे आई थिंक ऐसा हमारा ट्रांजिशन का प्लान है। विशाल, आखिर में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जब भी आप किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं उसे फंड करने के लिए, तो उनमें 1-2 चीजें क्या ढूंढते हैं? क्योंकि कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ये शो देखते हैं और वो भी समझना चाहेंगे कि लोग कैपिटल को इम्प्रेस करने के लिए, उनसे फंड्स लेने के लिए
उनको अपने बिजनेस को कैसे ढालना चाहिए, क्या वो ढांचा होना चाहिए जो एक विनिंग आइडिया के साथ साथ एक सस्टेनेबल वेंचर भी रहेगा? मेन अगर आप मुझसे एक चीज पूछेंगे कि मोटिवेशन क्या है, और दूसरा आई थिंक इतने टाइम तक थोड़े बहुत बिजनेस मॉडल स्टडी करने के बाद ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर किसी एक बिजनेस मॉडल को एक सर्टन बायस से या अपनी नॉलेज के हिसाब से देखने जाता है, तो एंटरप्रेन्योर को भी समझना पड़ेगा कि अगर जैसे आजकल ई कॉमर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो जस्ट बिकॉज वो कुछ ई कॉमर्स में कर सकते हैं इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस मॉडल चलेगा, राइट? सो बिजनेस मॉडल और बिजनेस थिंकिंग और उनकी जो एबिलिटी रहेगी अपनी टीम बनाने की, राइट? बिकॉज शुरू में तो आपने एंटरप्रेन्योर को हायर करा, बट अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस मॉडल में अगर वो दूसरी तीसरी स्टेज पे जाता है तो आपको अपनी टीम तो बनानी पड़ेगी। तो उनकी जो हमारा असेसमेंट रहेगा, जो उनकी टीम है, उनकी एबिलिटी है अपनी टीम को आगे बढ़ाने की, रिक्रूट करने की, लोगों को रिटेन करने की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शुक्रिया विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो आप अप्रैल 2015 तक नया फंड लेकर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया। यहां लेंगे एक ब्रेक, आगे तनवीर शेख बताएंगे आप अपने छोटे बिजनेस की कैसे कर सकते हैं बड़ी ब्रांडिंग। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। किसी भी कंपनी की पहचान उसकी सक्सेस उसके ब्रांड से तय होती है, तो आपके कारोबार के लिए कितना अहम है एक ब्रांड बनाना और कैसे आप अचीव कर सकते हैं एक डिजायर्ड ब्रांड प्रॉमिस, यही बता रहे हैं एक्यूमेन के तनवीर शेख। आज हम बात करेंगे ब्रांड और ब्रांड बिल्डिंग फॉर स्मॉल बिजनेस। ब्रांड बिल्डिंग के बारे में आपने सुना होगा और आप चाहते भी होंगे। इनफैक्ट कौन सा बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि मेरा ब्रांड एक अच्छा बने। मैं भी जब शुरुआत में जब ग्रोइंग अप ईयर्स में जब बिजनेस चलाता था या अपने फादर के बिजनेस में एंटर किया था, हमेशा ये सपने होते थे कि बहुत ही अच्छा एक बड़ा ब्रांड बनाना है। अब ब्रांड जो बनाना है, वो ब्रांड बनाना मेरे लिए था कि एक अच्छा लोगो बन जाए। सो एक बैठ के पेपर पे अच्छे अच्छे लोगो बनाना, अच्छे डिजाइनर्स को लाके अच्छे विजिटिंग कार्ड बनवा देना, अच्छे लेटर हेड्स बनाना, इससे ब्रांड तो नहीं बनता। ये काफी साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ, ब्रांड तो बनता है कस्टमर्स के माइंड में। अगर आप गोरिल्ला के ऊपर एक लिपस्टिक लगा लें तो गोरिल्ला जो है वो एक खूबसूरत लेडी नहीं बन जाएगी। तो अक्सर हमारा काम ये होता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे लोगो या कुछ अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना के या ब्रोशर्स बना के ये सोचते हैं कि ब्रांड बन चुका। ये तो होना नहीं है, सालों तक नहीं बनेगा आपका ब्रांड अगर आपकी सोच ये है। सो सबसे पहले आपको शुरू करना है, डिफाइन करें आपका ब्रांड क्या है। अगर आपने ये डिफाइन ही नहीं किया क्लियरली आर्टिकुलेट, आप ही के पास नहीं है, तो आपको पता कैसा है कि यही चीज कस्टमर के माइंड में जानी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप अपने ब्रांड को एक पर्सन का कैरेक्टर देने की कोशिश कीजिए और उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। मिसाल के तौर पे अगर आपके ब्रांड को अगर आप इक्वेट करते हैं एक पर्सन से, तो अगर इफ इट वाज अ लिविंग पर्सन, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी आप ध्यान दीजिए उसके ऊपर। और उसकी मतलब वो एक एग्रेसिव पर्सन है, वो क्या एज का है, किस टाइप के कपड़े पहनता है, कहाँ जाता है, वो उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, ये सारा पर्सन। सो ये जो पर्सन की अगर आपने एक कैरेक्टरिस्टिक बनाई, वो आप अपने ब्रांड के ऊपर एक्सटेंड कीजिए और वो हिसाब से आप वो ब्रांड को आगे बनाने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट चीज तीसरे नंबर पे है, कंसिडर आप व्हाट इज ड्राइविंग योर बिजनेस। जो कोर है आपके बिजनेस का वो तो रिफ्लेक्ट करना ही है आपके ब्रांड में। फॉर एग्जाम्पल, इफ पैशन ड्राइव्स योर बिजनेस, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर ब्रांड। इफ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्राइव्स योर बिजनेस, इट शुड बी रिफ्लेक्टिंग इन योर ब्रांड। मतलब आपकी जो कोर चीज है वो जो है उसमें कैप्चर हो रही है नहीं, आप ये देखें। चौथा नंबर ये है, आप हमेशा ये सोचिए आप अपने कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, और आपका ब्रांड वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके पास कंसिस्टेंसी ऑफ कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है, और लॉन्ग टर्म ब्रांड्स ऑलवेज विन। पांचवें नंबर पे है, ऑलवेज स्पीक with your customers in one tone of voice, consistency in tone of voice। आप अगर फ्रीक्वेंटली आपके एड एजेंसी या डिजाइनर्स या कम्युनिकेशन पॉइंट्स चेंज करेंगे तो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी कस्टमर के माइंड में। छठे नंबर पे है, प्लीज डू नॉट रिपीट मैसेजेस ओवर एंड ओवर अगेन एंड द सेम मैसेजेस।
यस आपको कंसिस्टेंटली भेजना है कुछ मैसेज, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट आप उसको इतने बार रिपीट नहीं कर सकते हैं कि इट बिकम्स टू मच एन ओवरडोज फॉर अ कस्टमर। 7वें नंबर पे है डू नॉट ट्राई टू मिमिक। ये अक्सर हम फेल करते हैं। हमारा इंस्पिरेशनल कोई ब्रांड होगा, हमको अच्छा लग गया और हम किसी को बोलते हैं हाँ इसी तरह से कुछ बना दीजिए बिकॉज ये जो कर रहे हैं हमें अच्छा लगता है, इसी तरह हम करना है। 8वें नंबर पे है टेक सम रिस्क, बी इनोवेटिव, बी बोल्ड, थोड़ा डेयरिंग और स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। या बिल्कुल आप अगर आर्टिकुलेट करें, आप जितना अधिक इस बिजनेस में रिस्क लेके इतना अच्छा कर रहे हैं तो उसको क्यों ना आर्टिकुलेट करके उस तरह से उतना सा रिस्क ले लें अपनी ब्रांडिंग की इनिशिएटिव्स में भी। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज के साथ। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं ae@network18online.com के जरिए, या फिर आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। टेक केयर, बाय बाय।